Wait, I'm just starting your class. Just wait for 1 minute, okay? Okay, so now I'm sharing the screen. So yeah, hopefully it's visible. Is it visible to all of you? Yes, ma'am. Okay. So in today's class, till now we have completed this thyroid gland, right? So now we are starting with parathyroid gland. Parathyroid gland. Am I audible, student? Just confirm for once. Yes, ma'am. Okay, okay, then we are going to start. There are 4 small parathyroid glands. ठीक है, 4 छोटे छोटे से पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं और पैराथायरॉयड और एक जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड उसका वेट होता है 50 ग्राम. ओके, ये कहाँ पे होते हैं? जो थायराइड ग्लैंड है ना उसके पीछे वाले सरफेस पे एम्बेडेड होते हैं, मतलब पीछे वाले सरफेस पे होते हैं. थायराइड ग्लैंड के कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स होते हैं, राइट? एक राइट लोब, लेफ्ट लोब. तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड. देखो यहाँ पिक्चर में देखोगे आप लोग, तो ये अगर पिक्चर ये देखो, दिस इज द थायराइड ग्लैंड. आपको थायराइड ग्लैंड की पिक्चर दिख रही है यहाँ पे. देन अगर आप ये देखो, मतलब बैक साइड से देखो, तो पीछे की ओर में इन ईच लोब देयर इज 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड. तो ये ऐसे एम्बेडेड रहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के साथ में. ओके, दे आर सराउंडेड बाय फाइन कनेक्टिव टिश्यूज. कनेक्टिव टिश्यूज से सराउंडेड होते हैं और इनके बाहर आउटसाइड में क्या होता है? कैप्सूल होता है. ओके, कैप्सूल प्रेजेंट रहता है. एंड दिस कैप्सूल contain spherical cell arranged in column which sinusize containing blood in between them. तो ये कैप्सूल के बीच में क्या होता है? थोड़ा मतलब स्पेस होता है जो कि क्या कैरी करता है? ब्लड कैरी करता है. तो बेसिकली यू हैव टू रिमेम्बर कि पैराथायरॉयड ग्लैंड 4 होते हैं, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं और ये बहुत स्मॉल, दीज आर वेरी स्मॉल इन स्ट्रक्चर. एंड ईच पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उसका वेट होता है 50 ग्राम एंड दे आर present at the posterior surface of thyroid gland. Okay, so this is about the structure of parathyroid gland. Now we are going to see this function. These glands, these parathyroid glands secrete parathyroid hormone. तो thyroid gland क्या secrete करते हैं? Sorry, parathyroid gland क्या secrete करते हैं? Parathyroid hormone. Okay, parathyroid hormone बोल सकते हो और PTH or one more thing is we can say it to parathormone. Parathormone. Okay, और जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसमें जो हार्मोन रिलीज होता है उसका सिक्रीशन को कौन रेगुलेट करता है? हमारे बॉडी का ब्लड कैल्शियम लेवल. अगर हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड भी क्या होगा? नॉर्मल अमाउंट में रिलीज होगा. बट अगर ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज्ड है या डिक्रीज्ड है तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन है और पैराथॉर्मोन है और यू कैन से पीटीएच है वो एबनॉर्मली रिलीज होगा. ओके, और हम अपने बॉडी का ब्लड कैल्शियम लेवल कैसे चेक करते हैं? थ्रू सीरम कैल्शियम एग्जामिनेशन.
जो नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल होता है ना हमारी बॉडी का, दैट इज 8.5 mg per dl to 12 mg, means mg is here milligram per deciliter dl. ओके, इतना होना चाहिए बॉडी में नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल होता है। अगर इससे कम है, 8.5 से कम है, तो आप मतलब आप में बॉडी में कैल्शियम की कमी है, और अगर इससे ज्यादा है तो भी एक्सेसिव कैल्शियम है, तो वो भी दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द बॉडी। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ दिस पैराथायराइड हार्मोन इज टू इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। तो हमारी बॉडी का में पैराथायराइड जो हार्मोन है उसका मेन फंक्शन ही यही है कि ये बॉडी में किसको इंक्रीज करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। And this is achieved by increasing the calcium absorption from the small intestine and reabsorption from the renal tubules. तो ये अब मेन फंक्शन पैराथायराइड ग्लैंड का ये है कि ये हमारी बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। और ये कैसे इंक्रीज करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से पैराथायराइड ग्लैंड बहुत अच्छी तरह से क्या करता है, कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है। एंड जब रीनल ट्यूब्यूल्स में, अगर जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना एब्जॉर्प्शन होना था हो गया, ओके फाइन। इसके बाद जब रीनल ट्यूब्यूल में पहुंच गया है कंपोनेंट, तो वहां पे क्या होगा, जो अगर कुछ पोर्शन रिमेनिंग है, कुछ पोर्शन रिमेनिंग रह गया ब्लड कैल्शियम लेवल का, तो वो रीनल ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। इज इट क्लियर? यस मैम। पैराथायराइड ग्लैंड क्लियर है। अभी हम लोग मूव करेंगे एड्रिनल ग्लैंड में। अगर आपको पैराथायराइड ग्लैंड में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। Shall we move? Yes, Shall we ma'am. start with adrenal gland? कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों को कोई डाउट है ना तो मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में भी पूछोगे तो चलेगा, ठीक है। अभी मैं फिलहाल एड्रिनल ग्लैंड स्टार्ट कर देती हूँ। So the paired adrenal gland lies superior to the kidney enclosed with renal fascia. तो अब एड्रिनल ग्लैंड कहाँ का लाई करता है? एड्रिनल ग्लैंड इज सिचुएटेड जस्ट अबव द किडनी। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, किडनी के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ओके, देन this adrenal gland is always in a, you will get adrenal gland always in pair, क्योंकि किडनी भी क्या है, दो है, तो एड्रिनल ग्लैंड भी दो है, हमेशा पेयर में मिलता है। ओके, इसको आप एड्रिनल ग्लैंड भी बोल सकते हो और सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि रीनल किडनी के ऊपर है ना, इसे सुप्रा रीनल भी कहते हैं इसको, और एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। वैसे तो एड्रिनल ग्लैंड ही कहा जाता है, बट अगर सुप्रा रीनल ग्लैंड कहेंगे तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, दैट इज ऑल्सो एड्रिनल ग्लैंड। और सुप्रा रीनल ग्लैंड इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, इसका जो पोजीशन है वो रीनल के जस्ट ऊपर होता है, दैट्स व्हाई इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड कहते हैं। दे आर अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर थिक। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज ऑफ 3 सेंटीमीटर थिक। Okay, the adrenal glands are composed of outer adrenal cortex and the inner adrenal medulla. अब एड्रिनल ग्लैंड किसका बना होता है? दो लेयर होते हैं, ठीक है। एक होता है आउटर साइड, दैट इज आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसको जो आउटर पोर्शन होता है उसमें कॉर्टेक्स होता है, और जो बीच वाला पोर्शन होता है, जो मिडिल वाला पोर्शन होता है, उसमें मेड्यूला होता है। तो इसलिए बाहर जो आउटर जो रीजन है उसको क्या कहते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स।
और जो अंदर वाला रीजन है उसको क्या कहते हैं, एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला, दो पोर्शन का मिलके बनता है, ठीक है। नाउ the adrenal cortex produce a total of about 40 different hormones which are continuously known as corticosteroid, which are collectively known as corticosteroid। तो जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है, जो बाहर कवर है, जैसे पिक्चर में भी तुम लोग देखोगे, इन द पिक्चर हियर, सबसे ऊपर जो आपको एड्रिनल ग्लैंड दिखाया हुआ है, उसमें आउटसाइड क्या है, कॉर्टेक्स दिखाया है, और इधर अंदर की तरफ क्या दिखाया है, मेड्यूला, राइट। यस मैम। हाँ, तो जो ये बाहर वाला रीजन है ना, ये कलेक्टिवली, दिस इज कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये कलेक्टिवली कितने हार्मोन्स रिलीज करता है, 40 डिफरेंट हार्मोन्स। और इन सारे 40 डिफरेंट हार्मोन्स को कलेक्टिवली दे आर टर्म्ड एज corticosteroids because they are released from cortex of adrenal gland. Next is the complete loss of adrenocortical hormone leads to death within a few days to a week due to dehydration and electrolyte imbalance. अगर मीन्स अगर जो ये कॉर्टिको जो हम जितने भी हार्मोन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, अगर वो रिलीज ना हो, से अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स वर्क करना बंद कर दे तो कोई भी हार्मोन नहीं रिलीज होगा, कुछ फंक्शनल मतलब डिसफंक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए। अगर ये हार्मोन रिलीज नहीं हुए तो विद इन अ फ्यू डेज द पर्सन विल डाई ड्यू टू डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ये बॉडी में हमारे किसको मेंटेन करता है, हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन करता है। ओके, so this is the structure. The gland are composed of two parts which have different structure and function. तो दो पार्ट का बना हुआ है, ऑलरेडी बता दिया, एक कॉर्टेक्स है, एक मेड्यूला है जो एड्रिनल ग्लैंड है, और दोनों कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों के ही डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है और दोनों के ही डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो the outer part is the cortex and the inner part is medulla, okay, which I have already explained. The adrenal cortex is essential to life but the medulla is not. तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ना, वो हमारे को जिंदा रहने के लिए, ह्यूमन बीइंग के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है कि अच्छे से फंक्शन करे। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन रिलीज नहीं करेगा तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। बट एड्रिनल मेड्यूला इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। एड्रिनल मेड्यूला जो है वो हमारी बॉडी के फंक्शन को प्रॉपरली मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। बट अगर इन केस इफ एड्रिनल मेड्यूला इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली इन आवर बॉडी, इट डजंट मीन दैट द पर्सन विल डाई। ये सिचुएशन नहीं आएगी, ठीक है। द पेशेंट अगर एड्रिनल मेड्यूला वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली तो भी पेशेंट विल सर्वाइव विथ मेडिसिन और विथ एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन की हेल्प से सर्वाइव हो जाएगा। बट अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो पेशेंट विल डेफिनेटली डाई। दिस इज अबाउट एड्रिनल ग्लैंड। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से, हॉर्मोन्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। okay, so first we will see adrenal cortex hormone, then we will go to the adrenal medulla hormones. पहले हम देखेंगे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है। सो द वेरी फर्स्ट हार्मोन रिलीज्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स इज कॉर्टिसोल। पहला हार्मोन है कॉर्टिसोल, देन है कॉर्टिकोस्टेरॉन, देन कॉर्टिसोन। पहला जो था वो कॉर्टिसोल था, दिस इज कॉर्टिसोन, ओके। देन इज, don't get confused with first and third. First hormone is cortisol, then corticosterone, then third is cortisone, then is aldosterone, then androgens. इतने हॉर्मोन्स रिलीज करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। और भी बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करता है, क्योंकि टोटल कितने हॉर्मोन्स रिलीज करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, 40 डिफरेंट, बट दीज आर द मेन हॉर्मोन्स, ओके। देन कम्स द एड्रिनल मेडुला। अब एड्रिनल मेडुला कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, okay, epinephrine and non-epinephrine. Now
वी विल मूव टू एड्रिनल कॉर्टेक्स के जितने भी हॉर्मोन्स हैं या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब हमारी ये आपको इतने हॉर्मोन्स रिलीज करता है, ये याद होने चाहिए। अब हम देखेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीजेस स्टेरॉइड आल्सो। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ना हमारी बॉडी में स्टेरॉइड भी रिलीज करता है। तो वो कौन कौन से स्टेरॉइड रिलीज करता है? ओके, द एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस 3 ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स फ्रॉम कॉर्टिसोल्स, सॉरी कोलेस्ट्रॉल्स। कोलेस्ट्रॉल से जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, वो हमारी बॉडी में 3 डिफरेंट टाइप के स्टेरॉइड हार्मोन को रिलीज करता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो वो उसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? They are collectively called as adrenocorticoids or corticosteroids. तो अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से हैं। द ग्रुप्स आर, फर्स्ट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये भी स्टेरॉइड हार्मोन है। सेकेंड इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, दिस इज ऑल्सो अ स्टेरॉइड हार्मोन। एंड द लास्ट वन इज सेक्स हार्मोन, दैट इज एंड्रोजन। And now we are going to study about these specifically. एक एक करके पढ़ेंगे हम। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब क्योंकि ये जो हार्मोन्स है ना, ये जो तीनों हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, ये इनके अपने अपने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर दिखते हैं। इफ यू विल सी द केमिकल कॉम्पोजिशन, यू विल फाइंड कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इज कैरेक्टरिस्टिक एक्शन है या फिर इनका जो एक्शन है वो बहुत ही डिफरेंट है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकॉइड सॉरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सो कॉर्टिसोल और हाइड्रोकॉर्टिसोन इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन है? कॉर्टिसोल, जो हमने देखा था अभी हॉर्मोन्स, which was the first hormone here, cortisol। एंड इसके साथ में मैंने बताया ना आपको 40 डिफरेंट हार्मोन रिलीज करता है। जो मेन 5 हार्मोन है वो मैं इसमें बताए हैं आप लोगों को। कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन, ये मेन हार्मोन्स है। अदर देन दिस ये 35 और हार्मोन्स को रिलीज करता है। देखा देखा, ये दरवाजा लगा देते हैं, यहाँ आवाज आ। ठीक है। सो तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोन, that is hydrocortisone is the main glucocorticoid, but small amount of cortisterone and cortisol are also produced। तो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कौन सा हार्मोन आ जाता है? कॉर्टिसोल। बट इसके साथ साथ कुछ अमाउंट में कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कोर्टिसोन भी इसमें आ जाता है, यानी कि सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर में जो हमने हार्मोन पढ़ा था अभी, वो भी इसमें आ जाता है, ठीक है। जो किस में आ जाता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आ जाते हैं। इनको कलेक्टिवली जब ये तीनों साथ में होते हैं, ये तीनों हार्मोन साथ में होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? तब हम इनको कहते हैं स्टेरॉइड्स। देन इट इज टर्म्ड एज स्टेरॉइड। दे आर वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। हमारी बॉडी का जो स्ट्रेस का रिस्पॉन्ड होता है उसको हमारा बॉडी जो स्ट्रेस से रिस्पॉन्ड करता है वो इन्हीं हॉर्मोन्स की वजह से करता है। This it is stimulated by ACTH from the anterior pituitary and by stress। तो मेनली जो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना, कब रिलीज होता है? जब ACTH रिलीज होगा एंड क्या होगा? स्ट्रेस होगा बॉडी में। अगर स्ट्रेस हो रहा है और एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH रिलीज हो रहा है, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड रिलीज होना स्टार्ट होता है।
ओके। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी होता है, तो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं होने देता है बॉडी के लिए। So this was about glucocorticoid. Now we are going to see the second hormone, that is mineralocorticoids. आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, ma'am. Okay, okay. Yes, ma'am. Then mineralocorticoids. अब mineralocorticoids या मतलब एल्डोस्टेरॉन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को हम क्या कहते हैं? एल्डोस्टेरॉन भी बोलते हैं। Now it's about aldosterone is the main mineralocorticoid. हमने पढ़ा था ना एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोल, देन कॉर्टिस्टेरॉन, ये सारे, देन एल्डोस्टेरॉन, देन एंड्रोजन। तो जो एल्डोस्टेरॉन है, में जो एल्डोस्टेरॉन था वो मेन क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है, दैट कम्स अंडर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये बेसिकली क्या करता है? हमारी बॉडी में वाटर को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। तो मेन हार्मोन तो यही है ना? अगर ये नहीं होगा, अगर एल्डोस्टेरॉन बॉडी में अच्छे से रिलीज नहीं हो रहा है, तो क्या क्या दिक्कत आएगी? बॉडी में वाटर मेंटेन नहीं रहेगा, या फिर तो बहुत ज्यादा वाटर हो जाएगा, अडीमा हो जाएगा पेशेंट। मतलब अगर ज्यादा बॉडी में वाटर होता है तो क्या हो जाता है? अडीमा हो जाता है ना? स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में, ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर क्या होगा? डिहाइड्रेट हो जाएगा पर्सन, मतलब डिहाइड्रेशन में चला जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा बॉडी से, क्योंकि बॉडी में वाटर रुक ही नहीं रहा है, इट्स नॉट स्टेइंग इन बॉडी। और हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए 70% हमारा बॉडी क्या है? वाटर का ही है। 70% वाटर चाहिए हमारी बॉडी को, 72%। इलेक्ट्रोलाइट, अगर बॉडी में फ्लूइड नहीं है तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, फॉर श्योर। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है? साइमल्टेनियसली चलते हैं। अगर फ्लूइड का बैलेंस सही है आपकी बॉडी में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी सही है, राइट? तो यही मेन हार्मोन है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एल्डोस्टेरॉन, which regulates water in our body and maintain the electrolyte balance in our body. Okay, sodium reabsorption is also accompanied by retention of water, and therefore aldosterone is involved in the regulation of blood volume and blood pressure. जो हमारे बॉडी में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, ये भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रिटेंशन ऑफ वाटर के लिए। अगर आप सोडियम ज्यादा लेते हो तो क्या होता है? बॉडी में वाटर ज्यादा ठहरता है। तो मतलब इसके लिए भी, सोडियम के रिटेंशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है बॉडी में, और वाटर के रिटेंशन के लिए भी एल्डोस्टेरॉन ही रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इंपॉर्टेंट है, सॉरी, इंपॉर्टेंट है बॉडी में। और इसीलिए अगर सोडियम और अगर फ्लूइड का इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है? हमारा ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट करता है, राइट? इसीलिए अगर हाई बीपी का पेशेंट है तो उसको क्या बोलते हैं डॉक्टर की? कम सोडियम ले आप। अगर लो बीपी का पेशेंट, अगर किसी को लो बीपी हो जाए तो उसको नमक खिला देते हैं, है ना? तो मतलब इससे क्या होता है? अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, या सोडियम का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, बॉडी में सोडियम रुक रहा है हमारी बॉडी में, ओके, तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर पे भी इफेक्ट होता है और ब्लड वॉल्यूम पे भी इफेक्ट होता है। क्योंकि ब्लड वॉल्यूम पे कैसे इफेक्ट होगा? अगर से बॉडी में सोडियम रिटेंट कर रहा है, बॉडी में सोडियम है हमारे, तो क्या होगा? वाटर रिटेंशन स्टार्ट होगा। वाटर रिटेंशन कहाँ होगा? वाटर तो, या फिर ब्लड में मतलब पानी ज्यादा हो जाएगा, फ्लूइड, विच आई मीन टू से, फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा, या एक्स्ट्रास्टिशियल फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो ऐसे, अब अगर ब्लड में फ्लूइड ज्यादा हो गया तो क्या होगा? ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? होपफुली समझ में आ रहा है। तो अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। So this is how mineralocorticoid regulates our blood pressure, regulate and maintain the water or fluid balance in our body, and along with it electrolyte balance in our body. And this was all about mineralocorticoid or aldosterone. Now we are moving to sex hormone, that is androgen.
सेक्स हार्मोन सेक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स आर मेनली एंड्रोजेंस। जो सेक्स हार्मोन हमारा एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है वो है एंड्रोजन। ओके, ये जो एंड्रोजन है वो क्या है? मीन्स ये रेगुलेट करता है बॉडी में, जैसे मेल और फीमेल में दोनों में ही वर्क करेगा। एंड फॉर मेल व्हाट इट इज डूइंग, sex hormones secreted by adrenal cortex are mainly androgen, although the amount produced are insignificant compared with those secreted by testes and ovaries in late puberty and aldosterone, sorry, adulthood। तो मतलब बेसिकली क्या है, जो एंड्रोजन है वो दोनों मेनली ज्यादा वर्क करता है। दिस इज फॉर मेल, इसको मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। फीमेल के लिए कम वर्क करता है, ये बॉडी में होता है फीमेल के, ठीक है, बट वर्क थोड़ा कम करता है, इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है बॉडी में। फीमेल के बॉडी में जरूरी होता है LSH, FSH, ओके, देन इस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सारे हॉर्मोन्स की जरूरत होती है। तो दैट्स वाई जो ये एंड्रोजन है वो, इसको हम कहते हैं मेल सेक्स हॉर्मोन्स भी कहा जाता है। और ये जरूरी होता है मेल ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए और प्रॉपरली फंक्शन आउट करने के लिए। ओके, और ये स्टार्ट होता है, इसका एंड्रोजन का सेक्रेशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में, एट द लेट प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी, थोड़ा प्यूबर्टी खत्म हो गया, थोड़ा लेट, एंड जब एडल्टहुड स्टार्ट हो रहा है, मतलब टीन एज के लास्ट लास्ट में और एडल्टहुड के स्टार्टिंग पीरियड में, दिस स्टार्टेड रिलीजिंग, एंड्रोजन स्टार्टेड रिलीजिंग। यहाँ पे ये आपको, आई होप कि ये तीनों आपको जो स्टेरॉइड्स हैं वो समझ में आ गए, विच इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, mineralocorticoids and sex hormone, that is androgen. And androgen is also termed as male sex hormone, remember this। कहीं क्वेश्चन आ सकता है कि which is the male sex hormone or which hormone is termed as male sex hormone, then you have to write down androgen। Okay, now we are moving to adrenal medulla। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग, ओनली 2 स्लाइड्स आर देयर, उसके बाद ओवर हो जाएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं एड्रिनल मेड्यूला। ओके, तो द मेड्यूला इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो मेड्यूला है मतलब जो बीच का रीजन है, एड्रिनल ग्लैंड में जो बीच का रीजन है, दैट इज कॉल्ड एज एड्रिनल मेड्यूला। ये कंप्लीटली सराउंडेड होता है, चारों तरफ से क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इसके चारों तरफ क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और बीच में क्या है, एड्रिनल मेड्यूला है। तो एड्रिनल मेड्यूला इज कंप्लीटली सराउंडेड विद एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये कहाँ से डेवलप होता है? एड्रिनल मेड्यूला इज डेवलप फ्रॉम नर्वस टिश्यू इन द एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा होता है ना, उस समय ही एड्रिनल मेड्यूला डेवलप हो जाता है। और वो किससे डेवलप होता है? नर्वस टिश्यू से डेवलप होता है। तो इसमें रिलीज कब होगा हार्मोन्स? जब एक्सेसिव नर्व सप्लाई और सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई ज्यादा होगा ना, तब ये जो एड्रिनल मेड्यूला है वो हार्मोन सेक्रीट करता है। तो ये कौन कौन से हार्मोन सेक्रीट करता है? एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। सो एपिनेफ्रिन कितना परसेंट रिलीज करेगा? 80%। एंड नॉन एपिनेफ्रिन कितना परसेंट रिलीज करता है? 20%। अब आप एपिनेफ्रिन को ही क्या कहते हैं? एड्रेनलिन भी कह सकते हैं, एंड नॉन एपिनेफ्रिन को नॉन एड्रेनलिन। ये तो ऑलरेडी पता होगा ना। एड्रेनलिन एंड एपिनेफ्रिन is the same, sometime it's termed as adrenaline and sometime it's termed as epinephrine। okay, एक ही चीज है, मतलब एक ही हार्मोन है, बट इसके दो नाम है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, कहीं अगर एड्रेनलिन लिखा हुआ आता है तो ये क्या, हमने तो एपिनेफ्रिन पढ़ा था, नहीं, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन एक ही चीज है। ओके, और इसी तरह नॉन एड्रेनलिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन आर आल्सो द सेम थिंग। तो ये दो ही हार्मोन रिलीज करता है, विच इज एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। और यू कैन राइट डाउन लाइक एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। तो अगर एपिनेफ्रिन रिलीज कर रहा है तो ये 80% रिलीज करता है, नॉन एपिनेफ्रिन कितना रिलीज करता है? 20% रिलीज करता है हमारी बॉडी में। ऐसे करके ये 100% हार्मोन रिलीज कर देता है इन कॉम्बिनेशन, ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को मिला के। एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, adrenaline and some non-adrenaline
released into the blood from the adrenal medulla during stimulation of the sympathetic nervous system. So यही है कि जैसे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हमारे ना ब्लड सिस्टम में तब रिलीज होते हैं, या फिर आप बोलो एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन हमारे बॉडी में तब रिलीज होते हैं जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है बॉडी में। अभी देखो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में पढ़ाने नहीं जाऊंगी बिकॉज ये बहुत वास्ट है और आपको नर्वस सिस्टम में ऑलरेडी हो चुका है, राइट। तो एक बार रिवाइज कर लेना वहां पे जाकर के, क्योंकि अगर मैं वो पढ़ाने बैठ गई तो 3 या 4 क्लासेस मेरी सिंपैथेटिक एंड यू नो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम समझाने में ही चला जाएगा। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तब कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। ओके, तो इनका मेन फंक्शन क्या है एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन का? The action of these hormones prolongs and augments stimulation of sympathetic nervous system. तो बेसिकली इनका फंक्शन ही ये है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये कंटिन्यू करते हैं। मतलब फर्स्ट स्टिमुलेट भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से ही होंगे। जो बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा तो ये एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन रिलीज होंगे, मगर उसके बाद जब ये एक बार रिलीज हो जाता है ना तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंटिन्यू रखते हैं बॉडी में। ओके, सो दिस इज अबाउट the adrenal medulla, and today we have covered adrenal gland and parathyroid gland. 2 glands we have completed. I hope that these two topics are clear for all of you. कोई डाउट है आप लोगों को तो मुझे बताएंगे आप, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो। आप लोग तब तक देखो कोई डाउट है या नहीं है, मैं तब तक आप लोगों का अटेंडेंस ले रही हूँ। ओके, देन किसी को कोई डाउट है? नो मैम। डाउट नहीं है? ओके, देन इट्स गुड। अभी तक भी अगर अगर कोई डाउट है, मतलब जितना हमने अभी तक पढ़ा है, नॉट फॉर दिस क्लास, इससे पहले वाले क्लास में भी समझ नो में आ रहा है मैम। ना तुमको जो मैं समझा रही हूँ या फिर पढ़ा रही हूँ? यस मैम। ओके, और मतलब जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना उसको थोड़ा पढ़ते रहना, बिकॉज उससे तुमको ज्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। मीन्स अभी तो आप पढ़ लोगे, बट जब एग्जाम के टाइम में प्रिपेयर करने जाओगे ना तो सारे सिस्टम प्रिपेयर कर लेते हैं। एंडोक्राइन लिम्फेटिक सिस्टम ऐसा है जो कि छोड़ देते हैं, तो अभी से अगर प्रिपेयर कर लोगे तो उस समय बहुत इजी होगा। ओके, एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।